वेलकम एवरीवन। मैं इब्तदा इस शेर से करूंगी जो कि मिर्जा गालिब का है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और खास तौर पे हम परदेश में रहने वाली खवातीन के लिए बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। तो ग्लोबली 36% ऑफ वुमेन हाई स्ट्रेस रिपोर्ट करती हैं। औसतन एवरेज एवरी डे एक खातून अराउंड 109 मिनट का स्ट्रेस डेली एक्सपीरियंस करती है। अकॉर्डिंग टू हबास, एवरेज स्कोर ऑफ वुमेन 5.3 स्ट्रेस फील करती है आउट ऑफ 10। ये डे का है। 22% of women rate their work stress 8 out of 10 or even higher. औरतें एक सेकंड शिफ्ट भी कैरी करती हैं, जो कि घर आके होती है। हाउस होल्ड के काम, बच्चे, इमोशनल सपोर्ट और इनविजिबल मेंटल लोड भी हम लोग कैरी करती हैं, जो कि अपॉइंटमेंट बनना, पिक एंड ड्रॉप एंड एवरीथिंग। नाउ, highly celebrated Lebanese American poet Khalil Gibran कहते हैं, our anxiety does not come from thinking about the future, but it comes from wanting to control it. तो हम परदेश में आके बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान हमें बहुत सा स्ट्रेस भी है। ये सीरीज इसलिए है कि हमें जो खवातीन आगे बढ़ गई हैं वो हमें अपने टिप्स दें। सो जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम गुलनाज है। आई एम अ हिप्नो काउंसलर, उसूवी रेकी प्रैक्टिशनर टू। एंड मैं लोगों की जितनी चाहे हेल्प करना चाहती हूँ, जितनी हो सके, कि वो अगर टफ टाइम में फंस गए हैं तो वो आसानी से आगे चले जाए। hypnosis is 93% successful with 6 sessions. Without further ado, let's just get Umbreen in. अम्बरीन एहसन का मैं तारुफ कराना, डॉक्टर अम्बरीन एहसन। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज अम्बरीन का तारुफ कराने में। अम्बरीन एक बोर्ड सर्टिफाइड पीडियाट्रिशियन है। अम्बरीन पिछले 20 साल से ज्यादा से अपनी कम्युनिटी, बच्चों और खानदानों की खिदमत कर रही हैं। वो पाकिस्तान से है और कुछ फैमिली उनकी इंडिया से भी है। अमेरिका आने वाली एक इमिग्रेंट भी है। माशाल्लाह से 2 बच्चों की माँ है, एक बीवी है, और एक कामयाब प्रोफेशनल खातून भी है। उन्होंने अपनी जिंदगी और करियर, खानदान की, बच्चों की परवरिश, अपनी जाती जिंदगी के दरमियान एक तवाजुन हमेशा कायम रखा। आज वो सिर्फ एक डॉक्टर के तौर पर ही नहीं, बल्कि खातून के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके एक छुपे टैलेंट्स भी हैं जो मैं अभी आपसे उनकी इजाजत से शेयर कर रही हूँ। वो आर्ट लवर हैं, कैलीग्राफी, खताती भी करती हैं, खूबसूरत पेंटर आर्टिस्ट भी हैं, और एक पोएट भी हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, अम्बरीन एहसन, आपका इस्तकबाल है। ये अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया गुलनाज आपका। आपने इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन दी। आपकी मोहब्बत है, और आपकी और मेरी मोहब्बत और दोस्ती तो हमने अपने बच्चे साथ रेज किए और हमने अपनी जिंदगी गुजारी है साथ में। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। एंड आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, एंड आई होप कि आपकी जो ये एफर्ट्स हैं और आप जो मेहनत कर रही हैं हमारी कम्युनिटी की खवातीन के लिए, वो आपको अल्लाह ताला आसमान की कामयाबियां आपको नवाजे। तो थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला खैर। तो ठीक है अम्बरीन, आप हमें ये बताइए अम, कि डॉक्टर अम्बरीन, हर कामयाब औरत के पीछे एक कहानी होती है, ख्वाबों की, जद्दोजहद की, कुर्बानियों की, और बहुत कुछ सीखने के सफर की। आप क्या हमारे साथ शेयर करेंगी अपनी कहानी, वो सफर जिसने आपको अम्बरीन बनाया? मैं बिल्कुल आज भी मैं बिल्कुल खुशी महसूस करूंगी
अपनी जर्नी की। किसी भी इंसान के आप पीछे जाइए, देखिए हज़ारों ऊँची और नीची और मुश्किल टाइम्स एंड अच्छे टाइम्स से गुज़र के हम यहाँ तक पहुँचते हैं। एंड मेरी ज़िंदगी भी बहुत ही जिसको कहते हैं बड़ी ही टमल्चुअस रही है। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं कराची से हूँ और मेरी एक बड़ी अनयूजुअल सी चाइल्डहुड गुज़री। मेरी चाइल्डहुड जब मैं छोटी थी तो सबको बड़ी हैरत होती थी कि मैं जैसे रहती थी। क्योंकि मैं एक ऐसे बाप की बेटी थी जो बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग थे। बहुत एम्बिशियस थे मेरे फादर और उनको बड़ा शौक था कि लड़कियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। उनको एक अजीब-ओ-गरीब इंसान थे वो एक्चुअली। तो हुआ क्या कि मेरा एडमिशन हो गया एक अच्छे स्कूल में कराची में और उसके बाद वो इंजीनियर थे, उनकी नौकरी हो गई मिडल ईस्ट में, अबू धाबी में। तो उनको लगा कि अगर मिडल ईस्ट की नौकरी है, चलिए आजकल नहीं, तो इसकी पढ़ाई अच्छे स्कूल में घुस गई है, इसकी पढ़ाई अफ़ेक्टेड हो जाएगी। तो उन्होंने एक अजीब-ओ-गरीब डिसीज़न लिया। उन्होंने मुझे पाकिस्तान में छोड़ दिया। वो और मेरी अम्मी, वो लोग अबू धाबी चले गए और मेरे जो दादा थे, जो मेरे रॉक, जो मेरे सब कुछ, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, मेरे दादा ने कहा कि मैं इसका ख़्याल रखूँगा। तो हमारा एक छोटा-सा घर था, उसमें मेरे दादा होते थे, मैं होती थी और पीछे में एक सर्वेंट क्वार्टर होता था, जिसमें एक हमारी रोशन मासी होती थी, उसका हस्बैंड और उसके 5 बच्चे होते थे। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारी। छुट्टियों में हम जाते थे अम्मी-डैडी के पास, लेकिन तो मैं और मेरे दादा, हमने ये वो घर कहलाता था डॉक्टर साहब का घर, क्योंकि वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। तो वो उनका डॉक्टर, और वो ही मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग मेरी ज़िंदगी की थी कि मैं उनके साथ रेज़ हुई। क्योंकि वो एक बड़े ही सूफ़ी, एक अजीब-ओ-ग़रीब इंसान थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिनको जिनको कोई मूड स्विंग्स नहीं होते थे। वो सारी ज़िंदगी एक जैसे रहते थे। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद जाके। ना वो ज़्यादा खुश होते थे, ना वो ज़्यादा उदास होते थे। बस बड़ी पुरसुकून उन्होंने ज़िंदगी, और उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा और बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ अल्लाह ताला की कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा चाइल्डहुड दिया। तो बस, तो फिर वही था, तो मैं और मेरे दादा, और पूरी ज़िंदगी मेरी स्कूल होती थी। तो स्कूल में मैं पढ़ने में अच्छी थी, तो मैं बस वहीं बहुत खुश रहती थी, मेरी दोस्तें सब कुछ। तो बस ऐसे मैट्रिक हुआ और फिर मेरा फर्स्ट ईयर इंटर हुआ, उसमें अल्लाह के करम से मेरी पोज़ीशन थी, 3rd पोज़ीशन थी सिंध बोर्ड में। तो सबको पता था कि इंशाल्लाह हो जाना है, इसने जो भी करना है। लेकिन आपको पता है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी, मेरा निकाह हो गया उस टाइम पर। मैं फर्स्ट ईयर में थी, मैं टीनेजर मेरा निकाह हुआ। और वो भी अजीब-ओ-गरीब हुआ, वो भी बहुत अनयूजुअल, क्योंकि हम तो कराची में थे, लेकिन मेरी अम्मी की साइड ऑफ द फैमिली इंडिया में थी। तो जो है, मेरी नानी ने कहा अच्छा लड़का है, तो बस उस पे ख़त-ओ-ख़िताबत में हो गई निकाह, और ना किसी ने ना मेरे हस्बैंड को देखा था, और मैंने तो भूल जाए, मेरे घरवालों ने भी नहीं ठीक से देखा था। और हम जब पहली दफ़ा निकाह के लिए पहुँचे तो हमें पता लगा अच्छा इनसे हमारी शादी हो रही है। तो फिर मेरा निकाह हो गया और मेरे फ़ादर का यही था कि ये पढ़ेगी, और मैं तो थोड़ी बिदकने लगी, क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छा निकाह और शादी ये वो। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, बेहद। उनको बहुत एजुकेशन का, उनको भी बहुत ज़्यादा बहुत शौक है, वो कुछ खुद पढ़ना चाहते हैं, अपने भाई-बहनों को, मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे डाँटा कि तुम जाके पढ़ाई करो, और ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तो फिर मैं वापस पाकिस्तान आई और फिर मैंने अपना पढ़ना शुरू किया। 5 साल मैंने डीएमसी से पढ़ा। और हम लोग क्या, मैं ये भी आपको एक बात बताती चलूँ, हम लोग क्या, मेरी जो शादी इतनी जल्दी हो गई, ये सब, मेरा रंग कम था और मेरी फैमिली में सबके रंग गोरे थे, तो वो सबको बड़ी परेशानी रहती थी। तो बस पहला जो रिश्ता हुआ कि बस रंग कम है, तो लड़की की शादी हो जाए। बचपन से मैं सुनती आ रही थी कि कराची रंग की दुनिया है, यहाँ तो लड़का मिलता नहीं है। तो वो तो जो है, तो अच्छा ही हुआ मेरे लिए कि मेरा रंग कम था वरना मेरे हस्बैंड से शादी नहीं होती। तो बस, तो फिर मैं वापस गई, मैंने फिर डीएमसी 5 साल
किया। 4th ईयर में मेरी फिर रुखसती भी हो गई, फिर मेरी बेटी हो गई और मेरे हस्बैंड उस पीरियड में यूएस आ गए मास्टर्स करने के लिए। फिर मैं भी आ गई यहाँ पर और फिर जो सबकी स्ट्रगल होती है, बड़ा अच्छा लगता है, वो एमबीबीएस और बड़ा शादी हो रही है और फिर जो है यहाँ आके पता लगता है कि रगड़ाई शुरू, क्योंकि पाकिस्तान की डिग्री तो यहाँ पे 0 है जब तक कि आप यहाँ के एग्जाम्स ना पास करें। तो बच्चों के साथ फिर मेरा बेटा भी हुआ। 2 एग्जाम्स, हर एग्जाम जो था वो मेरा था 16-16 घंटों का। 4 घंटे, 1 घंटा ब्रेक, फिर 4 घंटा, फिर नेक्स्ट डे आप सो के आइए, फिर 4 घंटा, 1 घंटा ब्रेक, 4 घंटा। और आप घर में डायपर चेंज कर रहे हैं और खाने पका रहे हैं और हमारे देसी हस्बैंड्स होते हैं, खाने भी उतने ही पकाने होते हैं और खाना इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस हियर। तो उनके साथ पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल टाइम था वो। बहुत मुश्किल वक़्त थे वो सब गुज़रे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दी और फिर जो है वो सारे एग्ज़ाम्स पास हुए। फिर उस ज़माने में रेज़िडेंसी मिलना बड़ी मुश्किल होती थी, क्लोज़ टू इम्पॉसिबल होता था। तो अल्लाह ताला ने ये रास्ते, वहाँ से रास्ते, ये रिसर्च वो होते-होते जो है हमने फिर यहाँ पे रेज़िडेंसी मैंने शुरू की और दोनों बच्चे उस वक़्त तक हो चुके थे। तो वो जो गिल्ट होती है और वो जो लगता है कि हम गलत कर रहे हैं और वो जो टर्मॉइल से आदमी गुज़रता है, वो सारे स्ट्रगल्स और बैलेंस करना और खाने पकाना और सोशलाइज़ करना, तो वो सारी कहानियाँ वो गुज़रती गई। तो बस उसके बाद फिर 2009 में अ, मेरे उस ज़माने में बड़ा रिसेशन चल रहा था, तो मेरे हस्बैंड जो है वो उन्होंने कहा कि तुम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। मैं बड़ी रिलक्टेंट थी कि लेकिन ख़ैर मैंने शुरू किया 0 पेशेंट से और 16 साल मैं बीमार होती थी, कुछ होती थी, आई शोड अप क्योंकि अगर मैं नहीं पहुँचूँगी तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि एक आदमी है इस कम्युनिटी में जो रोज़ आएगा, तो कंसिस्टेंटली। तो बस फिर वो 0 पेशेंट से शुरू किया था, 5000 माशाल्लाह पेशेंट्स हैं। इस साल मेरी बेटी भी पीडियाट्रिक्स में उसने भी रेज़िडेंसी ख़त्म कर ली, तो इस साल उसने प्रैक्टिस जॉइन कर ली, इसीलिए आज मैं घर पे हूँ, क्योंकि वो पेशेंट्स देख रही है। तो अब मुझे जाके 16 सालों के बाद अपना जो है थोड़ा-सा मैं छुट्टी ले लेती हूँ, मैं घूम सकती हूँ, मैं साँस ले सकती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रगल रही है पूरी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल वक़्त भी गुज़रे और हाँ, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं। जब 2004 में जब मेरी रेज़िडेंसी ख़त्म हुई, तो मेरे बैक के प्रॉब्लम्स थे कुछ। तो जैसे ही मेरी रेज़िडेंसी ख़त्म हुई है, जिसमें हम वो रेज़िडेंसी ऐसी होती थी कि हम हर चौथे दिन 36 आवर्स जागते थे। तो वो हर चौथे दिन 36 आवर्स की ड्यूटी होती थी, सो नहीं रहे, वो 3 साल बड़े टफ गुज़रते हैं। और बस वो ख़त्म हुई है और फिर मेरे बैक की सर्जरी हुई है 1 हफ़्ते के बाद। वो सर्जरी 12 घंटे की सर्जरी थी और फिलहाल मेरे बैक्स में अब तो 24 साल हो रहे हैं, उसमें 19 स्क्रूज़ हैं मेरे बैक में। मेरा पूरा बैक फ्यूज़ हो गया है और उनको वायर से जोड़ दिया गया है। तो मेरी 6 महीने की 2 महीने तो बेड रेस्ट थी, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता चलना शुरू किया। 6 महीने में रिकवरी हुई थी कि नॉर्मल मैं चल सकूँ। तो वो भी एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ मेरी लाइफ़ का गुज़रा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई लर्न्ड कि उसके साथ भी कैसे डील करना है। अल्लाह मियाँ ने बहुत साथ दिया। मैंने स्विमिंग करनी सीखी जस्ट सो दैट कि मैं अपने बैक को हेल्थी रखूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी मैं चलती हूँ, उछलती हूँ और मैं बड़ी एहसानमंद हूँ कि मैं व्हीलचेयर पे नहीं हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो ये सारे ऊपर-नीचे ये सारी कहानियाँ चली हैं। और आज मैं गुलनाज़ से बात कर रही हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, I must say, Ambreen, um, you are more than what I मैंने जैसे सोचा था उससे भी बढ़ के है माशाल्लाह से। एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी वनरेबिलिटीज हमारे साथ शेयर की। और यकीन मानिए हम सब खवातीन अंदर से एक ही हैं। बिल्कुल। कुछ जाहिर करती हैं कुछ नहीं, बट बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सामने अपनी रूह को खोल के रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
आप हमें ये बताइए अम्बरीन, कि एक इमिग्रेंट माँ और डॉक्टर होने के नाते आपने घरेलू जिम्मेदारियां, खानदान और करियर के दरमियान तवाजुन के करते करते क्या सबक सीखा? क्या शेयर करेंगी? हाँ, मुश्किल तो बहुत होता है। ये कहना कि अरे बड़ा आसान था, ये तो मैं अपने आगे जनरेशन्स को मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूँगी। इट वाज़ वेरी हार्ड। बिल्कुल आसान नहीं होता है। और आप रोते हैं, धोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जान-ए-माज़ पे लम्या से स्ट्रेंथ माँगते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट ईज़ी। बड़ा ग्लैमरस होता है, अच्छा यूएस में शादी हो रही है लड़की की, यूएस जा रही है, अच्छा जी, वहाँ जो है, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी बड़ी टफ़ होती है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है यहाँ का। तो ये तो मैं बिल्कुल ये मैं कहूँगी कि वी ऑल हम एज़ वुमेन हम सब समझते हैं कि कितना मुश्किल है हम सब के लिए यहाँ पे आना और रेज़ करना बच्चों को और फैमिली को सपोर्ट करना और अपने एकेडमिक्स और करियर्स को कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है हम इसको एक्सेप्ट करें। हम जो है ना बहुत चीते बनते हैं और हम सब जो है हर चीज़ बाहर से अपना एक पर्सोना दिखाते हैं कि बड़ा स्मूथ चल रहा है। लेकिन स्मूथ अंदर से होता नहीं है ये। मेरी एक चूँकि मैं फैमिलीज़ के साथ रही हूँ, पिछले 25 सालों से मैं फैमिलीज़ और बच्चों के साथ मैं देख रही हूँ। तो मैं देखती हूँ कि वो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं अंदर में, ऑफ़िस में जब आते हैं, हम कितनी मुश्किल बातें कर रहे होते हैं। फिर मैं उनको कम्युनिटी में देखती हूँ और मैं देखती हूँ, वाह जी! बड़ा मेकअप एंड शेकअप एंड यू नो और लेकिन आई नो कि वो अंदर से क्या गुज़र रहा है, जो ऊपर से नज़र आ रहा होता है, वो अंदर से नहीं होता है। तो वी आर ऑल स्ट्रगलिंग और इसी वजह से हमें सिस्टरहुड चाहिए। हमें एक-दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। और ये मैंने दूसरे कल्चर्स में देखा है, जैसे मैंने देखा है स्पेनिश कल्चर्स में, वो एक-दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उनका बच्चा सबका बच्चा होता है और सब सब वो मिलके बच्चों को रेज़ कर रहे होते हैं। और ये हमारी प्रॉब्लम है, हम यहाँ हम बड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं, शायद हमारे जेनेटिक्स में है और हम सब शो कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे परफेक्ट हैं और हम परफेक्ट हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब अंदर से उन्हीं चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं। तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल वी नीड टू एड्रेस कि ऐसा है, वी हैव अ प्रॉब्लम, इसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है और अपने ऊपर थोड़ा-सा रहम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कोई आसान काम नहीं कर रहे होते हैं, एब्सोल्यूटली। वाओ ग्रीन, आई मस्ट से थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप ऐसे लगा कि जैसे आप बोल रही हैं लेकिन एक जेन्युइन, आपका पैगाम सीधा मेरे दिल और मेरी रूह में उतर गया। जज़ाकल्लाह। अब आप हमें थोड़ा सा, जैसे आपने ज़िक्र किया कि मुश्किल तो है, तो आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से इतने अच्छे ख़यालात हैं आपके। आपको ये एहसास कब होना शुरू हुआ? कैसे आपने ये महसूस किया कि आप दूसरों को तो ज़्यादा वक़्त दे रही हैं, लेकिन खुद की अवेयरनेस और खुद को बारे में तवज्जो लेके आना और खुद को नज़रअंदाज करिए, ये आपको अवेयरनेस कब और कैसे आई? क्या हुआ? जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया और ये मैंने पढ़ा कहीं पर कि जो माँ सबसे ज़्यादा काम करी देखिए, एज़ मदर्स जब हम मदर हो जाते हैं ना, हर चीज़ पीछे हो जाती है। इवन करियर, इवन बाकी हस्बैंड, इवन दुनिया की हर चीज़ पीछे हो जाती है। बच्चे हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी गिल्ट, हमारा सब कुछ हमारे बच्चे होते हैं। एंड आई रेड कि जो बेस्ट मदर होती है ना, वो ये मदर नहीं होती है जो बहुत काम कर रही है या उनको स्पोर्ट्स में लेके जा रही है, उनको अच्छे से खाने खिला रही है, उनको पढ़ा रही है। बेस्ट मदर वो होती है जो हैप्पी मदर होती है। जब तक हम अपने आप को खुद खुद हम अच्छा नहीं फ़ील करेंगे, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। हम चाहे दुनिया का सब काम कर लें, चाहे हम दुनिया के सारे पापड़ बेल लें, लेकिन हम अच्छे पेरेंट्स, अच्छे वाइफ्स, अच्छे कम्युनिटी मेंबर नहीं हो सकते जब तक कि हम खुद खुश ना हों। तो खुद को खुश रखना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस वजह से वो तो प्राइम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब उसको हम किस तरह से, हर इंसान फ़र्क होता है। आप अपने आप को किस तरह से खुश रख सकते हैं। लेकिन वो आपको अपने बारे में जानना, यही तो पूरी लाइफ की जर्नी है। टू अंडरस्टैंड कि हम किस किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है और उस तरफ जाना।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ जो मुझे एक्चुअली मेरे मेडिकल कॉलेज में मेरी एक प्रोफ़ेसर ने कहा था और बाद में मैंने उसको गूगल करके देखा, मैंने कहा वाक़ई बात सच है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसके अंदर समझिए धागे होते हैं, फाइबर्स, वो कॉइल्ड होते हैं, टाइट। अगर हम उनको अनकॉइल करें और उनको खोलें और उनको जोड़ें बैक टू बैक, वो तकरीबन कहते हैं 920,000 किलोमीटर्स होते हैं हर इंसान के दिमाग के अंदर। वो इतना होता है जैसे हमारे दिमाग से जाता है चांद तक और चांद से वापस। ये हर इंसान के दिमाग के अंदर है। हम सब बहुत यूनिक हैं। हम सब बहुत इवॉल्व्ड हैं। हम क्यों अपने आप को इतना छोटा करते हैं? हम क्यों अपने आप को चंद चीज़ों में फँसाते हैं? हम तो वाक़ई बहुत बहुत ही इवॉल्व्ड बीइंग्स हैं। तो अपने आप को खुश रखना, कन्फाइन नहीं करना है अपने आप को, खोल के रखना है, फ्री रहना है। अपने याद रखना है कि हम तो अल्लाह मियाँ ने तो हमें क्या नहीं नवाज़ा है और हम इस दिमाग को बहुत थोड़ा-सा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस्तेमाल करके तो देखें। हम उन 24 घंटों में से बहुत टाइम होता है, अगर हम चाहें तो। टाइम निकालना अपने लिए इम्पॉसिबल नहीं होता है। लगता है इम्पॉसिबल, बट इट इज़ डूएबल। हम जो चाहते हैं, जिसमें हमें खुशी मिलती है, उसको परस्यू करना, इट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। अपने बच्चों के साथ, अपने करियर के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, सबके साथ हम चाहें तो हम कर सकते हैं। तो अगर हम उसको प्रायोरिटाइज़ करें, तो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हर औरत की ज़िम्मेदारी है। एंड आई वुड रिकमेंड कि जितनी हमारी औरतें हैं, ख़ास के क्योंकि हमारा माइंडसेट, ये एक और बहुत ज़रूरी बात है जो हमें समझ आनी चाहिए। हम कैसे रेज़ होते हैं, हमें बचपन से ये कहा जाता है कि बच्चे लड़कियों को दबा के पालो, क्योंकि ससुराल में तो जाके उसने पिटना है, तो उसको आदत रहे पिटने की। तो हम जो है इतने दबे हुए हम आते हैं इस यूएस में। अब यहाँ आए तो हमारी जो फैमिली थी वो भी अब नहीं होती है, राइट? अब हमारे नए-नए चेहरे आ जाते हैं। हम दबे-दबाए यहाँ पे आए। हमारी तो ये हिम्मत भी नहीं होती है कि हम किसी से कहें कि हम पे क्या गुज़र रही है या हमारी कुछ मदद कर लो। तो हम वो दबे-चपे, कुचले हुए यहाँ पे आते हैं और यहाँ आके और हम कुचल जाते हैं और हमें इसमें से निकलना है। हर औरत को ये रियलाइज़ करना है कि हमारी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अच्छे हो ही नहीं सकते जब तक कि हम अपनी खुशियों को नहीं परस्यू करें और जिसमें खुशी मिलती है, आपको अपनी खुशियों को परस्यू करना ही है और अच्छी तरह से। ऑफ कोर्स हम अपने बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे तो हम कैसे अच्छा फ़ील करेंगे? तो बच्चों का ख्याल रखना, अच्छा फ़ील करने का आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर गुड मदर्स, तो हम अच्छा फ़ील करते हैं। लेकिन अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ परस्यू करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट अ वुमन डज़। ब्यूटिफुली सेड अमरीन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो सुनने वाली बहनें हैं, उसमें वो मेरी दो बहुएं भी हैं। शुक्रिया बहुत मेरी प्यारी बच्चियां, गुड़िया। हम लोग, आपने बिल्कुल सही से कहा। एंड आई आई थिंक आप जो कह रही है ना, वो ऐसे हिट दिल को कर रही है बात। हम कोई एक्सैजरेशन नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट्स है। एंड आई एम ट्रूली ट्रूली थैंकफुल कि आप बिल्कुल अच्छे से हकायक को बयान कर रही। अब आप हमें ये बताइए कि अमरीन, आपको कामयाबी, करियर के साथ साथ ये एहसास कब होने लगा कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत या माइंडसेट, जैसे अभी जिक्र किया, वो भी बहुत अहम है? और ये कैसे एहसास हुआ और इसके बारे में आपने कैसे स्टेप्स लेने शुरू किए? प्लीज शेयर। हाँ, तो ये तो माइंड एंड बॉडी, इट गोज़ टुगेदर। अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं ज़िंदगी में, आप स्टक हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो हेल्थी माइंड होना, और उसके लिए मुझे तो यही लगता है कि आप अपनी जिस चीज़ में आपको अच्छा फ़ील हो, आपने अपनी मेंटल स्टेट को स्टेबलाइज़ करके रखना है। ये तो आपका प्राइमरी रीज़न है हमारी एग्ज़िस्टेंस का। डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट तरीके होते हैं मेंटली अपने आप को हेल्दी रखने के। मुझे लगता है कि एज मुस्लिम्स हमारे पास एक बड़ा गिफ्ट होता है नमाज पढ़ने का। 5 दफ़ा अगर आप नमाज पढ़ें नहीं बल्कि कायम करें, अच्छी तरह से नमाज पढ़ना सीखें, तो अजीब व गरीब मेडिटेशन है वो।
वो एक ऐसी चीज है जो मेरे दादा को कभी हाई नहीं होता था, लो ही नहीं होता था। वो एक तरह से मेंटल हेल्थ के साथ वो रहते थे। तो हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीजों से मिलती है। एक्सरसाइज करना, वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि जब हम अगेंस्ट ग्रेविटी हम जंप करते हैं तो हमारे दिमाग में एंटी डिप्रेसेंट्स बनते हैं। तो हम जाके चाहें तो जाके दुकानों से मोटी मोटी दवाइयां लेकर के आए और एंटी डिप्रेशंस खाएं, और चाहे तो हम जंप करना शुरू करें, और हम जंप करें, एक्सरसाइज करें, तो हमारा ब्रेन जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स प्रोड्यूस करता है जिससे हम अच्छा फील करते हैं। तो एक्सरसाइज करना एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। बहुत सारी हम सिस्टरहुड, औरतों के लिए सिस्टरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी, एक दूसरे से समझना, एक दूसरे से दिल की बात बोलना, अवेयरनेस, कोई हमारी बात ही सुन ले और हमारी बात समझ ले, वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ खवातीन को उससे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट होती है। मेरी जिंदगी जो है वो बोलने के साथ गुजरी है। मैंने पिछले 25 साल से मैं बोलती रहती हूँ दिन भर। तो फिर मेरे लिए खामोशी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खामोश रह के अपनी मेंटल हेल्थ लाती हूँ। मेरा दिमाग, में बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, फिर मेरा दिमाग जो है रिकवर होना शुरू होता है। तो मेरे लिए जैसे खामोश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होते हैं। एंड आई थिंक अगेन आई विल से कि हमारी जिंदगी का पर्पस है कि हम समझें कि हम हमारी मेंटल हेल्थ किस चीज में अच्छी होती है और उसको परस्यू करें कि हम हमारी, क्योंकि अगर हम मेंटली हेल्थी नहीं होंगे, अगर हम हैप्पी नहीं होंगे, तो हम किसी के लिए हैप्पी नहीं होंगे। हम किसी को अच्छा, ना हम अपने हस्बैंड्स के लिए, ना अपने जॉब्स में, ना अपने बच्चों में, हम बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएंगे। तो हैप्पीनेस इज अ प्राइम प्राइम थिंग। थैंक यू सो मच अमरीन। अब आप हमसे ये शेयर कीजिए कि हमारी बहनें जो यहाँ पे भी पली बड़ी हैं या जो इमिग्रेंट हैं जो यहाँ पे आई हैं बड़े अच्छे से, सब बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ स्टे एट होम मॉम्स हैं, कुछ बाहर काम भी कर रही हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां वो ले लेती हैं या उनके ऊपर पड़ जाती है, लेकिन उनका काम वो जो कर रही हैं वो किसी को नजर नहीं आता। तो एक अंदर खला स्पेस सा पैदा होता है। आप ये बताइए कि अगर आप पे ये टाइम आया, आपने इसको कैसे एड्रेस किया, या अगर ये सिचुएशन आप देख रही हैं तो आपके एक्सपर्टीज के लिहाज से इसके बारे में खवातीन को क्या करना चाहिए? ये बात तो सही है कि बहुत ही नॉन रिवॉर्डिंग है हमारी, जो हम फैमिली लाइफ गुजारते हैं ना, उसमें हमें वैलिडेशन फौरन नहीं मिलती, 20 साल के बाद मिलती है। तो डे टू डे वो आप जो कह रही हैं कि वैक्यूम जो हमारे अंदर होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। एक मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, हमारे हस्बैंड्स के जो मदर्स थी वो यूजुअली वर्किंग विमेन नहीं थी। हमारे हस्बैंड्स ने देखा ही नहीं है कि वर्किंग वुमेन की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कोशिश भी करते हैं तो उनको समझ नहीं आती है। राइट। मेरे ख्याल में हमारे जो बेटे हैं, होपफुली उन्होंने चूंकि हमें देखा है, तो होपफुली दे विल बी बेटर हस्बैंड्स, और वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कितना मुश्किल था हमारी मदर के लिए। तो वो, लेकिन बहुत नॉन रिवॉर्डिंग है ये वाली, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मुझे लगता है प्राइम रीजन है, नंबर वन। नंबर टू, मुझे लगता है कि ह्यूमन साइकिल में खाना जो है ना, वो एक बड़ा फ्लॉ है। अब देखिए, 3 दफा हमें खाना खाना पड़ता है, कितनी मुसीबत का घर है ये। और जब खाना नहीं ठीक से होता है, सब हैंग्री हो जाते हैं, हस्बैंड्स, बच्चे, सब घर है। अब चाहे आप जितने घंटे काम करके आए हो, खाना प्रोवाइड करना एक औरत का मेजर फंक्शन है, और वो एक बड़ा मुसीबत का घर है। राइट। वो नॉन रिवॉर्डिंग है। जब अच्छा खाना है तो कोई भी नहीं आपको देखेगा, कोई थैंक यू भी नहीं बोलेगा। लेकिन जब नहीं खाना होगा तो सब बिल्कुल ही जैसे सबके अंदर का, जिसको कहते हैं, शैतान निकल आएगा। और ये तीनों वक्त की जिम्मेदारी है एक औरत की। राइट। जिस तरह से आई थिंक मर्दों के लिए इम्पोर्टेंट है जॉब्स, वो फाइनेंशियल प्रोवाइड करना उनको लगता है उनकी जिम्मेदारी है। तो जब औरतें करती हैं तो एडिशन उनको फील होता है। उसी तरह से घर में प्रोवाइड करना, घर की फैक्ट्री चलाते रहना, वो एक औरत की जिम्मेदारी है। और जब वो करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब वो नहीं करती है तो बड़ा। और यूएस का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो बेचारे हम सब आते हैं यहाँ पर, और जो है हम जो है वो
इस साइकिल में ना नौकर होते हैं। न्यू जर्सी में आप रहिए, सर्दी इतनी होती है, आपको ग्रोसरी करनी है, आपको खाने का इंतजाम करना है, आपको बच्चों का स्कूल का हर चीज करना है, पिक करना है, ड्रॉप करना है, स्पोर्ट्स में भेजना है। इट्स वेरी अनरिवॉर्डिंग। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसमें मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट, और जब मैं इन चीज़ों से गुजर रही थी, अब बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जब मैं इन चीज़ों से गुजर रही थी, मैंने अपने बारे में एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि मैं जो हूँ ना, जो फीलिंग ऑफ मज़लूमियत जो होती है, मज़लूम फ़ील करना, सेल्फ पिटी, ये एक्चुअली एक बड़ी लग्ज़ूरियस फीलिंग होती है। बड़ा अच्छा हम फ़ील करते हैं कि अरे! मैं तो सुबह से ये कर रही हूँ, इस कदर थक गई हूँ, अब मुझे ये भी करना, कोई नहीं देखता मुझे, बेचारी मैं, बेचारी मैं, बेचारी मैं, राइट? और ये हमें अच्छा, वी फील गुड जब हम बेचारी, बेचारी मैं करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा फ़ील होता है। लेकिन हमारे पास दिन में सिर्फ़ 24 घंटे हैं। हमारे पास बेचारी मैं करने का टाइम नहीं है। तो औरतों को इस झंझट से निकलना है, जो सेल्फ पिटी, जो सेंस ऑफ मजलूमियत जो होती है ना, उससे निकलना है। और प्लान, यू हैव टू प्लान। आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास 920,000 किलोमीटर्स न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में। आपको प्लानिंग करनी है, और अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो आप कर सकते हैं एग्जीक्यूट। क्योंकि एग्जीक्यूशन और देने वाला और देखने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होता है। आई एब्सोल्युटली बिलीव दैट। सब कुछ, हमारा सब रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ है, राइट? तो हम अच्छे एग्जीक्यूशन करना और प्लानिंग करना, मील प्रेप, प्लानिंग, सारी चीजें और हम कर सकते हैं। तो अगर हम मजलूमियत के फेज में ना जाएं, अपनी वही एनर्जी ऑर्गेनाइज करने में अपने आप को लगाएं और बच्चों को इस्तेमाल करें। क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा, हमारे बच्चे बेचारे, हम उनको कह रहे हैं काम, नो, जितना हम उनको सिखाते हैं, उनको उतना उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा होता है, उतने रिस्पॉन्सिबल वो अडल्ट बनते हैं। उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है बाहर में ले करके जाना, गार्बेज लेकर के जाना, या उनकी जिम्मेदारी है कमरा बनाना, उनकी जिम्मेदारी है होमवर्क करना। आप उनको होमवर्क नहीं कराएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो आप डेलीगेट कीजिए अपने सारी जो ड्यूटीज हैं, वो आप डेलीगेट कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। ऑल्सो मुझे एक और बात लगती है, कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो कि साइकोपैथिक होते हैं, राइट? अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है, अल्लाह ताला उससे उनसे फौरन जान छुटा दे। लेकिन अगर मोस्ट मेन जो होते हैं, वो चाहते हैं, वो बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं घर अच्छा गुजारना, उनको आपको सिखाना पड़ता है। वो खुद से नहीं करेंगे, आपको उनको बताना पड़ता है कि आपको ए से बी करना है यहाँ पर, तो वो ए से बी कर लेंगे। क्या वो खुद से सी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, वो ए से बी कर लेंगे अगर आप उनको गुस्से के बगैर, मोहब्बत से आप उनको ये टास्क दीजिए। तो टास्क डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी में। क्योंकि हमारी माएँ घर में होती थी, वो काम करती थी, और जो है वो, ये तो औरत की ड्यूटी होती थी, और यहाँ आके फिर वो पिसने लगती है। फिर आपको बिटरनेस होने लगती है, आपको गुस्सा आने लगता है, आपको हस्बैंड पे गुस्सा आता है, बच्चों पे गुस्सा आता है, और आपके अंदर का जो डीमन होता है वो बाहर निकलने लगता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं आप। उससे बेहतर है कि आप प्लानिंग कीजिए, डेलीगेट कीजिए और मजलूमियत से निकलिए, राइट? और देने वाला तो खैर अल्लाह ही है, वो तो आपको कोई नहीं, वैलिडेशन जिंदगी में कोई नहीं देगा आपको, तो वो तो है। लेकिन दीज हैव बीन माय वेपन्स, इस तरह से मैंने मैनेज किया। लेकिन लाइक आई सेड, ये कोई आसान नहीं है कि कह दिया और कर लिया। हर रोज आदमी जीता है और मरता है इस रास्ते में। ब्यूटिफुली सेड अमरीन। आप यकीन कीजिए कि जो भी बहनें यहाँ पे हैं, जो बच्चियां हैं यहाँ पे, दीज आर जेम्स। और ये लाइफ के लर्नड लेसन्स है, जैसे वो स्कूल्स में लाइफ लेसन्स होते हैं, ये हमारा लाइफ लेसन्स है लेडीज, कि हम एक दूसरे से सीखें, जेन्युइन हो। थैंक यू सो मच अमरीन। आप हमसे ये शेयर कीजिए कि जैसे आपने कुछ सिम्टम्स कहीं के, इरिटेबल होने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, ये निशानियां हैं कि ऑफ कोर्स कल्चर का थोड़ा शौक है। लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि
पहले कदम क्या है इन सिम्टम्स के, कि हमें, मैं भी देखूं या वो लेडीज जो सुन रही हैं या जिसको वो देखें, क्या सिम्टम्स हैं जो शुरू में हमें लगे कि जहनी तौर पर हम इरिटेबल या डिप्रेशन की तरफ या एंग्जाइटी की तरफ जाने लग गए हैं। और इसके साथ ये भी बताइए कि अगर होने लग गई है, हमें अवेयरनेस आपकी बात सुन के आ गई है, तो ये जो एहसास जुर्म है, इसका क्या करें? और आपने इसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे इसको सॉल्व किया, कैसे ओवरकम किया और आगे बढ़ी? जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप ला रही हैं यहाँ पे। देखिए, होता क्या है, और ये ज़्यादातर हम ख़वातीन के साथ यही होता है कि हम बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और करते, करते, करते एक दिन हम ऐसा फटते हैं ऐसा फटते हैं कि बर्बादी क्रिएट कर देते हैं। तो उतने बर्दाश्त करने से पहले इट इज़ बेटर कि एक्सप्रेस करें आप। एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम अपने आप को काफ़ी प्रॉब्लम्स से रोक सकते हैं। लेकिन बहुत सारी औरतें होती हैं जो नहीं कर पाती हैं एक्सप्रेस, या कोई सुनने वाला नहीं होता है, और वो अपने ही सर्कल में फिर वो जानने लगती हैं, और वो थोड़े अरसे के बाद वो रियलाइज़ करती हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रियलाइज़ेशन की, कि आपको जो चीज़ें में मज़ा आता था पहले, आप उन चीज़ों को एन्जॉय करना छोड़ देते हैं। और दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फ्लैग, रेड फ्लैग, कि आपको जिन चीज़ों में आप पहले आप जाती थी, और आप दोस्तों के आप शाम में आप मिलने जब जाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। अब आप जाते हैं तो दिल ही बैठा जैसा, मज़ा नहीं आता, बस ज़बरदस्ती जा रहे हैं। पहले आपको बड़ा अच्छा लगता था, बच्चे सॉकर का मैच हो रहा है, आप जा रहे हैं, देख रहे हैं बच्चों को खेलते हुए, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा। तो ये अपने आप को इम्पोर्टेंट होता है देखना कि एम आई, के जिस चीज़ों में मुझे पहले मज़ा आता था, उन चीज़ों में मुझे अब मज़ा आना ख़त्म हो गया है। दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग, इट इज़ अ क्लू कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप उस तरह के इंसान हैं जिसको एक्सप्रेस करने में मुश्किल है, या आपका नहीं है कोई सुनने वाला, तो आप जानिए कि आप एक डाउनहिल स्पाइरल की तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली आपने फट जाना है। कोई भी इंसान कहाँ तक सह सकता है? तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग होता है। एंड जस्ट जस्ट सेंस ऑफ कि बस अच्छा नहीं लग रहा, एक बेसलाइन घबराहट रहना हर वक्त, हर वक्त ऐसे लगता है दिल धड़क रहा है, घबराहट हो रही है, लग रहा है जैसे कि कुछ खराब होने वाला है, बस एक इम्पेंडिंग डूम जिसको कहते हैं, कि अभी कुछ खराब हो जाएगा। किसी बच्चे ने कॉल किया तो लगता है कि वो पता नहीं क्या खराब बात अभी बता देगा ये बच्चा। सो एक फियर, एक एंजाइटी, एक बेसलाइन, वो ये सारे रेड फ्लैग्स होते हैं कि आपको पता है कि आप स्पाइरल कर रहे हैं, एंड इट इज टाइम कि आपको हेल्प की जरूरत है। और ये जानना कि हेल्प है, वी हैव हेल्प। और ये बात जो होती है, बहुत सारी, बहुत, ये पता नहीं क्या बात है कि हम जानते भी हैं अलॉट ऑफ टाइम्स कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हमसे उठा नहीं जाता, हम वो स्टेप नहीं क्रॉस कर पाते कि हम उठे और हम कहें कि नहीं, कुछ मेरे साथ खराबी है। शायद हमारी बॉडी साथ दे रही है तो हमें लगता है ये सुख रोगी है। अ, और शायद जो हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में होते हैं, अगर वो हम कहें कि वो तो बेचारे लोग कैसे रह रहे हैं, हमें तो देखो हम बड़ी-बड़ी गाड़ियों में हैं और बड़े-बड़े घरों में, हम कौन होते हैं जो हम, शायद हमें ये गिल्ट होता है। ये क्या बात है जो हम अ, नहीं खड़े हो पाते हैं, नहीं अपने आप को रेज़ कर पाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता कि ये हम क्यों अपने दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन वाक़ई हम अपने दुश्मन होते हैं, क्योंकि हमें जानते-बूझते हम वो स्टेप नहीं ले पाते कि हाँ, स्टेप आप हेल्प है। ये गुलनाज़ जैसे लोग हैं जिनके पास हम जा सकते हैं, जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं, जो हमारी मदद के लिए बैठे हुए हैं। हम अपने स्पाउसेस से कहने में बहुत शर्माते हैं। हमें लगता है कि वो कहेंगे कि अरे! सब कुछ तो इसको मिल रहा है, खा रही है, पी रही है, घर है, हर कुछ है, सुखरोगी हो गई है इसको। तो हम उनसे कहते हुए शर्माते हैं। तो एक हम अजीबो-गरीब शर्म और हया में रह जाते हैं, और जानते हुए भी हमें अक्सर, हमें पता भी होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, हम रीच आउट नहीं कर पाते हैं।
लेकिन यही अवेयरनेस हमें क्रिएट करानी है कि हमें उठना है और हेल्प करनी है। और अगर हम अपने किसी सिस्टर को, बहन को देख रहे हैं कि अगर वो सफ़र कर रही हैं, अगर रेड फ्लैग्स हैं, तो वी शुड स्टेप अप एंड हेल्प देम। कि हम उनको, हमें कन्विंस करना चाहिए कि यू नीड हेल्प, आप रीच आउट कीजिए, आपको कुछ चल रहा है आपके साथ, आपको और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। वाओ, आई मस्ट से कि मेरे ख्याल में आप कुछ साइकिक भी है। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। ब्यूटिफुली सेड एंड शेयर्ड कि कैंडिडली आपने बड़े अच्छे से कहा कि यस यस, मैं तो इन सब बातों को बिल्कुल दुरुस्त समझती हूँ जो आपने कहा। मेरी खुद जिंदगी ऐसे गुजरी है, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। आई एम ग्लैड कि मैं भी मेंटल हेल्थ के लिए गई और आई हैव फाउंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम विक्टिम माइंडसेट से निकल के। जैसे आपने कहा कि मैं बड़ी बेचारी हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, पावर तो मेरे अंदर है। ब्यूटीफुल। अच्छा अमरीन, अब आप हमें यही बताइए कि आपके ख्याल में, आपने अभी जिक्र किया कि हमारी कम्युनिटी में या पाकिस्तानी कल्चर, साउथ एशियन कल्चर में मेंटल हेल्थ, मेंटल मेंटल वेलनेस के बारे का ये एक स्टिग्मा है। तो ये आप बताइए कि इतना ये खौफनाक स्टिग्मा, क्योंकि आप लोगों से इतना माशाल्लाह से मिलती हैं, आपके एक्सपीरियंस में ये क्यों है, ये क्या है? और दूसरी बात ये आप शेयर कीजिए कि अगर, चलो मैं नहीं जा रही किसी वजह से, तो आपकी बात सुन के मैं बैलेंस खुद से मैं कैसे क्रिएट बाउंड्री करना शुरू करूं, कि मैं खुद से अपनी मेंटल हेल्थ, ये कैसे इस सफर पे निकलूं, शुरुआत कैसे करूं? आई थिंक कि आप जो कह रही है ना, ये हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे चाइल्डहुड से ये बीज बोए गए हैं हमारे अंदर। इनसे ये आसान नहीं है अपने आप को इसमें से निकालना। जैसा मैंने पहले भी कहा, हम बड़े दबे जबे के चाँप के दबा के पालो लड़की को, इसने तो ससुराल में जाके पिटना है। हम इस माइंडसेट के साथ रेज़ होते हैं और ये हमारा कल्चर है। और आप कैसे एक्सपेक्ट कीजिएगा कि यहाँ आके हम सडनली बड़े सेल्फ अवेयर हो जाएँ और हम कहें कि हम बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हमें तो बताया जाता है बचपन से कि हम तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। तुम तो तो ये हमारे जीन्स के अंदर बैठा हुआ है। प्लस एक चीज़ होती है जो आई रियली बिलीव, इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शसनेस, कि हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो जेनेटिक्स है, वो सिर्फ हमारे तक महदूद नहीं है। हमारी पुरानी जनरेशंस, हमारे मदर, ग्रैंड मदर्स, उनके ग्रैंड मदर्स, ग्रेट 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 ग्रैंड मदर्स, सबकी जो तकलीफें हैं वो हमारे अंदर हैं। हम हम सब फील कर सकते हैं। तो इस वजह से हम ओवरऑल हम बंद हैं। हम हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इसमें से निकलना। और शायद कुछ जनरेशंस के बाद औरतें लिबरेट हो जाएं, लेकिन अभी हम ट्रांजिशन में हैं। और ये कहना कि ये स्टिग्मा से, इसमें टाइम लगेगा। और जिस तरह से ये कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, ये इन्हीं से हम आगे निकलेंगे। द फैक्ट कि हम इंसान हैं, हम सेल्फ वर्थ हैं। अगर इस वक्त हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और अगर हम अच्छा नहीं फील कर रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इसमें से निकलना है। ये कहना कि ये सुख रोगी है और ये तो कुछ है ही नहीं। और हम एक, शायद हमें कोई कहे भी ना, शायद हमारे स्पाउस से तो चारों तरफ लोग समझें, लेकिन हमें ही ऐसा लग रहा होता है कि सब कहेंगे कि हमें तो सुख रोगी है। तो ये तो एक बहुत ही इनर हमारे अंदर डीप रूटेड ये प्रॉब्लम है। इसमें से निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन इसी तरह से अवेयरनेस और एक दूसरे को बताना और एक दूसरे को encourage करना। और आई नो अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी टू, एंड आई नो कि आप किस तरह से बाहर निकली और आपने दूसरे लोगों को कितना आप सपोर्ट देती हैं। तो इसी तरह से जो इसमें से निकल आते हैं, फिर वो और लोगों को लाइट दिखाते हैं कि देखो देयर इज लाइट एट द एंड, और ऐसा इतना डार्क नहीं है। तो आई थिंक यही यही सॉल्यूशन है इसका। और अच्छी बात ये है कि सोर्सेज बहुत है, रिसोर्सेज बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लोग नहीं हेल्प करने के लिए हैं, बस आप ही को थोड़ी हिम्मत करनी होती है, वो स्टेप उठाना पड़ता है। ब्यूटिफुली सेड, आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला भी उसी की हेल्प करते हैं जो हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। आपको बिल्कुल।
खुद उनकी किस्मत बदलती है जो खुद अपने लिए काम करते हैं। ब्यूटिफुली सेड। तो अब आप ये बताइए कि अमरीन, अब हम थोड़ा माजी में जाते हैं। अम्बरीन अपनी जवानी में, छोटी सी अम्बरीन से बात कर रही है, राइट? और ये एक्सपीरियंस को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं आपके। तो उस अम्बरीन को देखिए, छोटी सी बच्ची जो ख्वाब आंखों में सजाए, और रंगीन दुनिया, हमें क्या पता, हमें तो जिस तरह रेस किया गया हम उसी में खुश राजी बच्चियां। तो उस अम्बरीन को रखिए, और ये बच्चियां जो अब जिंदगी में कदम रख रही हैं, या कुछ हमारी बहनें जो आ गई हैं, फंसी हुई हैं मिडिल एज में, उनको आप उस सिचुएशन में अपनी नजर को रखते हुए, मासूमियत को और ये कल्चरल शॉक एवरीथिंग, क्या मशवरा देंगी, क्या कह रही हैं उसकी हीलिंग के लिए, उसकी उसकी उसको इंस्पायर करने के लिए, उसमें बिजली भरने के लिए हमारी अम्बरीन क्या कह रही हैं, आज क्या सबक दे रही हैं? जो सबक जो मैंने सीखा है वो एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टरी है, इट्स पैराडॉक्सिकल। लेकिन मैं शायद उसको ये कहूंगी कि कुछ भी उतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सब चीज ठीक हो जाती है। हिम्मत सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, चलते जाना, हिम्मत करना। जो चीज आज बहुत इम्पोर्टेंट तुमको लग रही थी 20 साल पहले, वो इतनी इम्पोर्टेंट होगी नहीं 20 साल के बाद। तो चीजों को थोड़ा लाइट लेना, थोड़ा हंसना, अ, थोड़ा आई विश उतना मैंने जिंदगी को सीरियस नहीं लिया होता 20 साल पहले, हंसती ज्यादा, लाइट लेती। क्योंकि जिन्होंने लाइट लिया ना उनकी भी जिंदगी वैसे ही हुई, क्योंकि सब कुछ तो ऊपर से हो रहा होता है। हम तो ऐसे ही पपेट्स होते हैं जो अपना सारे काम जो हमसे कराना चाहता है हम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक यही मैं अपने अपने यंगर सेल्फ को मैं यही कहती कि मैं टेक इट इजी, हंसो, एंजॉय करो, इतना इट्स नॉट दैट सीरियस। ब्यूटिफुल, आपने बड़ी प्यारी बात कही जो मेरे दिल को लगी, कि बी माइंडफुल, लिव हम्म। प्रेजेंट मोमेंट, कि जो हम्म। आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और कल क्या हो क्या पता, लेकिन आज की बेस पे ही हम कल को बना सकते हैं। जो माजी है वो तो उसको जो वो तो गुजर गया। ब्यूटीफुल। तो अम्बरी, आई नो आपको सवालात, लेडीज थैंक यू फॉर बेयरिंग, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है आपकी। आखिरी में अख्तामी सवाल आपसे ये करूंगी अम्बरीन, आप हमें ये बताइए कि जिंदगी में आपके नजदीक, क्योंकि आप तजर्बेकार, आपने माशाल्लाह बच्चे बड़े, करियर, जिंदगी में फुलफिलमेंट या सब कुछ हासिल कर लेना, आई हैव इट ऑल, आपके नजदीक इसकी क्या डेफिनेशन है, ये क्या है? और अगर कोई अब इस खड़ा करियर में है, मैं सब हासिल करना चाहती हूँ, फुलफिलमेंट एवरीथिंग, ये क्या है और आपने इसको कैसे देखा? ये तो सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि आप जैसे ही जिस स्टेप पे आप पहुंचते हैं आपने अचीव कर लिया, फिर उसकी औकात ही खत्म हो जाती है। वो है ना, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो फुलफिलमेंट तो मेरे ख्याल में उसका तो डेफिनेशन ही चेंज होता रहता है। और जैसा कि आपने कहा कि प्रेजेंट मोमेंट ही होता है, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और ये दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब हम अपने प्रेजेंट में रहते हैं तो हम सबसे अच्छा फील करते हैं। तो जब भी खराब फील कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप इस वक्त प्रेजेंट में हैं ही नहीं, तो दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग कि प्रेजेंट में आ जाओ। क्योंकि कुछ है नहीं ज्यादा। एक मैंने स्पाई किड 2 मूवी देखी थी बच्चों के साथ, उसमें बड़ा मुझे अच्छा लगा था। वो ना गेम था, हर स्टेप पे आपको जाना है, जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते थे उनको लगता था ये स्टेप तो कुछ भी नहीं है, पूरा क्रैश हो जाता था। फिर उसके बाद वाले स्टेप पे जाते थे, वो पूरा क्रैश हो जाता था। और मुझे वो अभी तक याद रह गई कि वाकई कुछ भी कोई खास है नहीं। एंड आई थिंक इस उम्र में आके मैं यही कहूंगी, जो कि चीजें मुझे 20 साल पहले इतनी इंपॉर्टेंट लगती थी, उनकी कोई खास मेरे ख्याल में वैल्यू है ही नहीं। इसी तरह से अभी कितनी चीजें हैं जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं, अल्लाह ताला ये हो जाए, ये हो जाए,
लेकिन शायद वो हो जाएंगी तो उनकी भी कोई इतनी वैल्यू। सो शायद लिविंग इन द प्रेजेंट, और ये सबसे मुश्किल काम है मेरे ख्याल में। इट्स इजियर सेड देन डन। लिविंग इन द प्रेजेंट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट आई थिंक शायद यही है, fulfillment is living in the present. Beautiful. Thank you so much for your time and all the insights and aspects of life. हमारी जो मेहमान है आयशा, अमारा, सबरीना, thank you so much for joining. We are opening the floor. आप unmute करें और अपना सवाल कर सकती हैं. You don't have to show, अगर तस्वीर नहीं आना चाहती, it is totally fine. अगर कोई सवाल है, please कीजिए. ओ, मुझे लगता है अमरीन, जी लेडीज लिख के कर सकती है। अगर आप दैट्स ओके बोल नहीं सकती अमरीन, हमारे पास 5 6 7 में और रखेंगी। आप लिख सकती हैं अगर कोई है क्वेश्चन, और आई विल वेट। और अगर इतनी देर में नहीं है तो मुझे लगता है कि अमरीन आपने बड़ी खूबसूरती से और कितनी ओपननेस से ये इन तमाम बातों को जाहिर किया कि जो मुझे ये लगा कि मैं और आप एक ही हैं। अ, हमारी सोच, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी खुशियां, हमारे चैलेंजेस, एक मदरहुड, एक बीवी, एक बेटी, बहू, और जो हमारे ससुराल की जो हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जो हमारे हस्बैंड की जिस तरह रेज होते, आपने बड़ी खूबसूरती से ये सब जाहिर किया कि वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये मेरी ही बात कर रही है। और बड़ी बड़े अच्छे से हम, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँ, हम किसी को जज नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट इट इज, और हम उसको खुले दिल से कबूल कर रहे हैं। और सब सब हमारे एंसेस्टर्स ने हमें पाला पोसा, और आज देखिए अम्बरीन कहाँ है, ये उसी माहौल से पल बढ़ के आई है, राइट अम्बरीन? पाकिस्तान के स्कूल, और मैं भी उसी लाहौर के, पंजाब, लाहौर छोटा सा शहर है, इचरा में उसे हूँ। और हम लोग बड़े कंजर्वेटिव हैं पंजाबी लोग, अगर जो है वो जानते हैं। तो वो मैं भी चादर वादर सब, लेकिन पढ़ा अब्बा ने और पढ़ाया, और ये वो आज हम बात करें तो इसका मतलब है कि जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए किया उसमें कुछ तो अच्छा है। हमारी माओ ने, उनमें एक विजडम थी। आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? अम्बरीन शेयर कीजिए कि ठीक है वो नए जदीद मॉडर्न टाइम्स तो नहीं थे, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारी माओ, दादी, नानो, खाला, बहनों, बहुत ने क्या अच्छा किया। आपको क्या लगता है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? भाई हम तो बड़े लकी थे ना, हमारे तो पूरा विलेज था रेज करने के लिए हमें। तो इस वजह से आई थिंक कि हमारी चाइल्डहुड तो बड़े रिच गुजरे। हमारे बल्कि बच्चों पे अफसोस लगता है वो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहे। लेकिन हमने तो बड़ी, और प्लस एक ये कि हम जब कॉन्टिनेंट्स गुजर के और एक कॉन्टिनेंट से हम यहाँ आए, हमने दोनों कल्चर्स को एसिमिलेट किया। तो हम इसीलिए हमारे अंदर जजमेंटलनेस होपफुली कम होनी भी चाहिए, क्योंकि हमने वो दुनिया भी देखी है जो बड़ी खूबसूरत दुनिया थी। बड़ी मोहब्बतें थी, बड़े बड़े जो हमारी टीचर्स, हमारे जो नेबर्स, हमारी फैमिलीज, हमारी फूफियाँ, हमारे सारी, हम तो बड़े रेज हुए, बड़े ही एक विलेज से रेज होकर के हम आए। तो हमारी तो बड़ी रिच चाइल्डहुड्स गुजरी हैं। और ये कि और फिर हमने यहाँ भी आकर के देखा, तो हम यहाँ भी एसिमिलेट हुए। तो आई थिंक कि हम बड़े ब्लेस्ड लोग हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने हमें जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की हमें एक्सपीरियंसेस दिए, और हमें हमारे अंदर रिचनेस दी। ब्यूटिफुल, आई लव अम्बरीन, आप हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। हायर जो है, हमारी हायर सेल्फ है, हायर पावर, वाइट लाइट, जिस सारे नेम स्पिरिचुअलिटी में, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम अल्लाह कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये वर्ड, इनका ग्रेटिट्यूड हैज ए ह्यूज पावर। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो दैट मीन्स कि हम रिसीव कर रहे हैं, हम लैकनेस में नहीं है। इस बात ने मेरी जिंदगी में बहुत तब्दीली लेके आई। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और एक फैमिली में हिम्मत करके एक बंदा या बंदी जब चेंज होता है ना, तो आप वो वाइब्स, वो रहमत के जो जो तब्दीली की वेव्स है ना,
वो आप हौले हौले अपने इर्द गिर्द महसूस करने लगती हैं, क्योंकि दूसरों से तवक्को करने की बजाय आप खुद करना करें। और जब आप ये हौले हौले छोटा सा कदम लें, चाहे बहुत नन्ना सा, वो भी ले लें, तो वो उसके बाद जब देख हौले हौले खुद की एनर्जी चेंज होती है और ग्रेटिट्यूड के साथ आप भरे पूरे होते हैं, तो वो आप वही अट्रैक्ट करते हैं। ब्यूटिफुल अमरीन, इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। मैं दिल से या आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँ। अल्लाह फिर से करें और ये यू कैन स्प्रेड द वर्ड कि ज्यादा बंदियां आए, और वी विल डेफिनेटली ask Ambreen with her time because she has a very busy career. और अब उनको थोड़ा, as a retirement, she deserves that. So any last words, Ambreen, आप शेयर करना चाहिए अलविदा होने से पहले प्रोग्राम से? बहुत मुझे खुशी हुई सबसे बात करके, और आई हैव ग्रेट फेथ। मुझे लगता है हमारा बहुत अच्छा जेनेटिक पूल है, और हमारे यहाँ की लड़कियां, हमारे यहाँ की खवातीन बहुत टैलेंटेड हैं, और बेहतरीन अल्लाह ताला ने ब्लेस्ड भेजा है दुनिया में। तो मेरी दुआ है कि सब राइज करें, सब बहुत अच्छा करें, सब तरक्की करें, सब खुश रहें और अच्छी अच्छी जिंदगियां गुजारें। थैंक यू सो मच अम्बरीन, आपकी दुआ आपने दिल से की, हमें यहाँ दिल पे पहुंच गई। आई थिंक हमारी बहुत जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए इस बात के साथ अब हम इजाजत चाहेंगे लेडीज। थैंक यू सो मच, एंड मोस्ट ऑफ ऑल अम्बरीन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरन फॉर योर टाइम। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, खुशियां दे, और आपकी हर दुआ पूरी करे। थैंक यू हाँ, अम्बरीन। ठीक है, बहुत। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।